हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास बीए फर्स्ट ईयर का को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। तो यह को करिकुलर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन और यह 100 नंबर का पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है आहार एवं पोषण की अवधारणाएं। तो इसका पहला पार्ट कवर करने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि या इसका पेपर कैसे आता है, मतलब कि इसका पेपर पैटर्न जानेंगे। तो इस प्रश्न में मतलब कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके जो उत्तर देना होगा आपको एमआर शीट के माध्यम से इसका आंसर देना होगा। और इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न के लिए 100 नंबर का जो प्रावधान होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। तो चलिए अब बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में। सो गाइज, यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर जो है आहार एवं पोषण की अवधारणाएं। आहार एवं पोषण की अवधारणाएं, इस चैप्टर में सिंपली भोजन, पोषक तत्वों के बारे में, यही सब चीज़ें के बारे में बताया गया है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उपयोगी हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि भोजन क्या होता है। इस चैप्टर का हम एक शॉर्ट समरी के रूप में कह सकते हैं कि 4 से 5 स्लाइड में इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भोजन क्या होता है। तो भोजन शरीर को पोषण प्रदान करता है। भोजन क्या करता है? शरीर को पोषण प्रदान करता है। पोषण का मतलब कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, शरीर को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, उसी को कहते हैं पोषण। भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? स्वस्थ बनाता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनका संतुलित प्रयोग हमारे शरीर को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाता है। तो हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि लाते हैं, विकास करते हैं हमारे शरीर का। जैसे कि वो पोषक तत्व हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं उन पोषक तत्वों को कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, फैट वगैरह हमारे भोजन में सम्मिलित रहते हैं। और यही सब पोषक तत्व मिलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उनको क्रियाशील बनाते हैं। तो समस्त पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम भोजन कहा जाता है। तो भोजन की एक सरल परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि समस्त पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद शरीर में ऊर्जा पैदा करता है उसे भोजन कहा जाता है। तो भोजन को ग्रहण करने के बाद ऐसे जो पदार्थ हैं हमारे, हम जो खाते हैं, मतलब कि जो पदार्थ हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, अगर वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तो उसे भोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर भोजन बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे पोषक तत्व के बारे में। तो पोषक तत्व सिंपली कह सकते हैं कि हमारे जो शरीर में जाकर हमारे शरीर को ऊर्जा या कार्य करने की शक्ति देता है उसी को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व में हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल होता है, फैट होता है, यही सब हमारे शरीर का पोषक तत्व होते हैं। यही सब हमारे शरीर को एक क्रियाशील शरीर बनाते हैं, एक विकास करते हैं हमारे शरीर का। तो इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि भोजन के अंदर सम्मिलित हुए सभी तत्व जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा तथा कार्य करने की शक्ति मिलती है उसे पोषक तत्व कहा जाता है। तो पोषक तत्व कहाँ उपलब्ध रहते हैं? तो पोषक तत्व हमारे भोजन में, जो हम भोजन करते हैं उसी में पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, फैट, ये सब हमारे भोजन में ही आ जाते हैं। जैसे चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये सब चीज़ें, दाल वगैरह प्रोटीन मिल जाती है। तो यही सब पोषक तत्व हो जाते हैं। तो संतुलित आहार के बारे में बात करें। संतुलित आहार से कह सकते हैं कि जो आहार हमारे शरीर के ज़रूरत के हिसाब से सभी पोषक तत्व को उपलब्ध कराता है उसी को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में अगर हमें एक संतुलित आहार करना है तो हमारे जो भोजन में विटामिन्स भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, जिंक भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए। सभी वो ज़रूरी चीज़ें जो हमें हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं वो सब हमारे अगर भोजन में उपलब्ध रहेगा तो वो हमारा भोजन क्या हो जाएगा? संतुलित आहार के रूप में जाना जाएगा हमारा भोजन। तो ये हमारा संतुलित आहार हमें समझ में आ चुका है। अब बात करेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण के सिंपली 3 प्रकार होते हैं: सुपोषण, अपर्याप्त पोषण, अति पोषण।
तो एक एक करके हम जानेंगे कि सुपोषण क्या होता है, अपर्याप्त पोषण क्या होता है, अति पोषण क्या होता है। सुपोषण जो होता है कि जिस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक स्थिति संतुलित रहे उसे सुपोषण कहते हैं। सु मतलब हमें देखिए यहाँ पर आसानी से हम समझ जाएंगे, सु इसका संधि विच्छेद करके सु प्लस पोषण, सु प्लस पोषण। तो सु का मतलब होता है कि अच्छा, और पोषण मतलब तो हम पहले जान ही चुके हैं। तो जिस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक स्थिति संतुलित रहे उसे सुपोषण कहते हैं। अगर हमारा जो शारीरिक जो स्थिति है और मानसिक स्थिति जो है संतुलित रहती है उसे ही सुपोषण कहा जाता है। मतलब कि अगर हमारा जो मानसिक जो स्थिति है वो हमारी मानसिक स्थिति एकदम अच्छी है और शारीरिक स्थिति ना हम ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं और एकदम फिट एंड फाइन है तो उसे सुपोषण कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण से आशय है जो पोषण शरीर की आयु के आवश्यकता के अनुकूल ना हो, अर्थात जिनमें किसी एक या अधिक तत्वों की कमी हो। मतलब कि अपर्याप्त पोषण हम उसे कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी एक तत्व या एक से अधिक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिल पाता है या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है या दोनों नहीं मिल पाता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिल पाता है, तो वो क्या किसके अंदर आ जाता है, अपर्याप्त पोषण के अंतर्गत आ जाता है। अगर हमारे शरीर में एक से अधिक पोषक तत्वों के कमी हो जाती है तो उसे अपर्याप्त पोषण कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर का अति पोषण। अति पोषण से आप जान चुके होंगे शब्द से ही, यहाँ पर एक बार और शब्द विच्छेद कर दीजिए, यहाँ पर अति प्लस पोषण। अति का क्या मतलब होता है? अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और पोषण का मतलब हम पहले जान चुके हैं। तो अगर हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा पोषण मिल जाएगा तो उसे अति पोषण तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, आवश्यकता से अधिक विटामिन या कैलोरी लेने पर उसे अतिपोषण की स्थिति में रखा जाता है। अतिपोषण का मतलब हो जाएगा कि यदि हम अपने शरीर के ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी पोषण तत्व को ले लेते हैं तो उसे अतिपोषण कहा जाता है। तो अगर हम ज़्यादा विटामिन ले लेंगे, ज़्यादा प्रोटीन ले लेंगे तो वो भी एक तरह से हमारे शरीर को नुकसान ही करेगा। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी पोषण को तत्व को नहीं लेना है। तो हमें हमारे शरीर के ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी पोषक तत्वों को नहीं लेना है। हमें अपनी शरीर के ज़रूरत के हिसाब से ही पोषण तत्वों का जो उपभोग करना है जिससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे। अगर हम शरीर के ज़रूरत से ज़्यादा पोषण तत्वों को ले लेंगे तो हमारे शरीर को भी वो नुकसान करेगा और कम ले लेंगे तब भी नुकसान करेगा। तो हमें एकदम शरीर के हिसाब से एक संतुलित पोषण तत्व को लेना है जो कि हमारे शरीर को नुकसान न करे और हमारा शरीर विकास करे और वृद्धि हो हमारे शरीर में और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर पोषण के प्रकार के बारे में हमने जान लिया है कि पोषण का प्रकार कितने होते हैं, सुपोषण, अपर्याप्त पोषण, अति पोषण, और सुपोषण को क्या कहते हैं, अपर्याप्त पोषण को क्या कहते हैं, अति पोषण को क्या कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी तमाम तरह की वीडियोस बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड, क्लास 11 से रिलेटेड आपको मिलती रहे। और अगर आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन चैप्टर का एमसीक्यू का टेस्ट करना है या एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आने वाले समय में 1 या 2 दिन में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिनसे आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आप 100 में से 100 मार्क्स आसानी से ला सकेंगे। तो हम पहले 100 कराएंगे, उसके बाद 100 और कराएंगे। आपको ऐसी 500 क्वेश्चन की सीरीज़ देंगे जिसमें से आपको 100 फिक्स है, आप 100 के 100 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आहार आयोजन क्या होता है। तो सिंपली आहार आयोजन के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। तो आहार आयोजन एक प्रकार की प्लानिंग हम कह सकते हैं कि इस प्लानिंग के अंतर्गत हम सभी जो हमारे सदस्य होते हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में हम उनको प्रदान करते हैं। जो घर की गृहिणी होती हैं या भी कोई भी होता है जो घर का शेफ़ होता है, मान लीजिए, वो एक प्लानिंग करता है कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त मात्रा दे सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर सिंपली हम देख पा रहे हैं कि आहार आयोजन को
6 कारक प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक, आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार की आय, शारीरिक आकार, रुचि और मौसम। तो ये सभी जो 6 चीज़ें हैं ये आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। तो आयु कैसे प्रभावित करते हैं, हम लाइन बाय लाइन सब चीज़ों को जानेंगे कि ये सारी 6 चीज़ें कैसे आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आयु के बारे में जानते हैं। तो आयु से सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमारी आयु कम होगी तो हमें ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत नहीं होगी, हमें कम पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होगी। और हमें अगर हमारी आयु ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होगी। मतलब कि आयु के हिसाब से पौष्टिक तत्व को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ये आयु इस प्रकार से आहार आयोजन को प्रभावित करती है। अब परिवार के सदस्यों की संख्या कैसे प्रभावित करती है, तो परिवार के सदस्यों की संख्या, अगर हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या कम रहेगी तो हम जो आहार होता है या भोजन होता है उसको कम मात्रा में ग्रहण करेंगे। मतलब कि कम मात्रा में उसका जो खपत होगी कम मात्रा में होगी, क्योंकि हम परिवार के सदस्यों की संख्या कम होगी तो हम भोजन को कम मात्रा में पकाएंगे, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मात्रा में पकाएंगे। तो इस प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या आहार आयोजन को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं परिवार की आय। तो परिवार की आय से आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो परिवार की आय से हमारा आशय क्या होता है कि अगर हमारे परिवार की आय या किसी एक व्यक्ति की, हमारे परिवार के मुखिया की आय ज़्यादा रहेगी तो हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें ले सकेंगे और जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और भी अच्छे तरीके से होगी। अगर कम रहेगी तो हम कम चीज़ों का खपत, अच्छी चीज़ें मतलब नहीं खरीद सकेंगे। जैसे हमारे परिवार की आय ज़्यादा है तो हम फल वगैरह खरीद सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में वृद्धि तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर हमारे परिवार की आय कम हो जाती है तो हम जूस या फल वगैरह नहीं खा पाते हैं, केवल सीमित भोजन पर ही सीमित रह जाते हैं। तो इससे हमारी जो शरीर की वृद्धि है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। तो अब बात करेंगे शरीर का आकार। तो शरीर का आकार से शरीर के आकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर के आकार बड़ा रहेगा तो हमें भोजन की बड़े मात्रा में आवश्यकता होगी। अगर शरीर का आकार बड़ा है तो हमें ज़्यादा भोजन करने की ज़रूरत होगी, और शरीर का आकार वहीं पर छोटा है तो हमें कम मात्रा में भोजन करने की ज़रूरत होगी। रुचि से कैसे भोजन आहार आयोजन प्रभावित होता है, तो रुचि से अगर हमारी रुचि किसी चीज़ में है, मतलब कि जैसे हमें जो चीज़ें पसंद होती है, मतलब जो चीज़ें खाने में पसंद होती है उसी को रुचि कहा जाता है। तो अगर हमें, जैसे मान लीजिए हमें पसंद है कोई चीज़, जैसे हमें आलू के पराठे पसंद है तो हम आलू के पराठे ज़्यादा खाएंगे। तो आलू के पराठे हो गए, यही रुचि होती है। तो मतलब कि रुचि के हिसाब से कह सकते हैं कि हमारी जिस चीज़ की रुचि होगी उस चीज़ को हम ज़्यादा लेंगे। तो मौसम क्या होता है कि मौसम से हमारे आहार आयोजन कैसे प्रभावित होता है, तो देखिए हम क्या होता है कि हमारा जैसे जैसे मौसम चेंज होता रहता है वैसे वैसे हम जो खाने के आइटम्स है उसको भी चेंज करते रहते हैं। जैसे हम सर्दियों के मौसम में कुछ दूसरी चीज़ खाते हैं, गर्मियों के मौसम में कुछ दूसरी चीज़ खाते हैं। तो इसी प्रकार से मौसम आहार आयोजन को प्रभावित करता है। तो ये हो गया हमारा आहार आयोजन और आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करेंगे कि भोजन के कार्य क्या हैं, भोजन के करने के महत्व क्या हैं। तो यहाँ पर 3 महत्व दिया गया है: शारीरिक महत्व, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। तो शारीरिक कार्य क्या होता है, भोजन करने से सब जानते हैं कि हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जिसके कारण हम सभी काम को आसानी से कर ले जाते हैं। वृद्धि होती है, शरीर में वृद्धि होती है, विकास के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। और हमारे शरीर में जो चोटें लग जाती हैं, टूट फूट हो जाती है, उसको भोजन करने से हम उसको पुनः निर्माण करने में सहायता ले सकते हैं। अब मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक कार्य होता है भोजन से मानसिक तनाव कम हो जाता है। जैसे देखिए अगर हमें भूख लग जाती है तो हमारे जो एक मानसिक तनाव हो जाता है कि हमें भूख लगती है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है। तो वहीं पर हम अगर भोजन कर लेते हैं तो हमारा मानसिक तनाव दूर हो जाता है और हमारा जो मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्थिति है वो भी मजबूत हो जाती है। तो अब सामाजिक कार्य क्या होता है भोजन करने से, कि भाई शारीरिक कार्य तो हो जाता है, मनोवैज्ञानिक भी हो जाता है, सामाजिक कार्य कैसे होगा, तो भोजन का उपयोग सामाजिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो देखिए भोजन का उपयोग सामाजिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कैसे किया जाता है बताते हैं।
होता है। तो देखिए सामाजिक कार्य से कैसे भोजन करने से कैसे सामाजिक संबंध हमारे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे हमारा जो कोई भी पड़ोसी, मान लीजिए पड़ोसी है, उससे हमारी जो बोलचाल अच्छे ढंग से नहीं हो रही है, हमारा पड़ोसी हमसे थोड़ा गुस्सा है, तो उसको मनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अपने घर पर डिनर के लिए, लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए उसको इनवाइट करेंगे और वहाँ वो आएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, डिनर करेगा या लंच कुछ भी करेगा और हमारा जो उसके जो कुछ हमारा मन मुटाव होगा वो दूर हो जाएगा। इसी तरह देश विदेश से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या कोई भी लोग हैं देश विदेश से वहाँ पर बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को या कोई भी वहाँ के चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और उनको भोजन के लिए बुलाते हैं और अपने देश से उस देश में जो संबंध है उसको और मजबूत कर लेते हैं। इसलिए भोजन से भी हमारा जो सामाजिक कार्य है बहुत ही ज़्यादा होता है और सामाजिक संबंध बढ़ जाते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हमने भोजन के कार्य के बारे में पढ़ा, आहार आयोजन के बारे में पढ़ा, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ा, पोषण के प्रकार पढ़ा कि सुपोषण क्या होता है, अपर्याप्त पोषण क्या होता है, अति पोषण क्या होता है, और हमने पढ़ा भोजन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है और संतुलित आहार क्या होता है। तो यही है हमारा चैप्टर आहार एवं पोषण की अवधारणा। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में आहार एवं पोषण की अवधारणा के टॉप 500 MCQ को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस चैप्टर का हमने जो भी अभी आपको कवर करवाया है, इस चैप्टर का जो PDF नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा जो BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश की टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, तो जाकर आप चेक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।